कांग्रेस में सियासी घमासान, क्या मंथन से होगा समाधान? कांग्रेस में जारी अंतर्कलह के बीच कांग्रेस कार्य समिति यानी सीडब्ल्यूसी की आज बैठक जारी है। पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम समेत पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी पहुंचे हैं। वायनाड सांसद और पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी भी बैठक में मौजूद हैं। कुल मिलाकर इस बैठक में 52 सदस्य हिस्सा ले रहे हैं और वहीं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और दिग्विजय सिंह समेत 5 वरिष्ठ नेता इसका हिस्सा नहीं है। बैठक को लेकर बताया गया है कि इसमें आने वाले विधानसभा चुनावों और पार्टी में संगठनात्मक स्तर पर बदलाव को लेकर चर्चा जारी है और नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में हो रही इस बैठक में सीडब्ल्यूसी पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए अंतरिम चुनाव की बजाय एक पूर्णकालिक अध्यक्ष के लिए संगठनात्मक चुनाव पर सहमति जाहिर हो सकती है। इस तरीके के अनुमान लगाए जा रहे थे, लेकिन बैठक शुरू होते ही कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने संबोधन में कपिल सिब्बल को जवाब देते हुए साफ तौर पर एक बात कही कि मैं ही पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष हूं। और इस बैठक में कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ सीडब्ल्यूसी सदस्य, स्थायी आमंत्रित लोग और समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य भी शामिल हैं। अगले साल उत्तर प्रदेश और पंजाब सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में इस पर भी चर्चा की जाएगी। इसके इतर मौजूदा राजनीतिक स्थिति, बढ़ती महंगाई, किसानों का प्रदर्शन, पेगासस मुद्दा और देश की आर्थिक स्थिति को लेकर भी आज चर्चा इस बैठक में जारी है। लगातार सीडब्ल्यूसी की बैठक सुबह से ये चल रही है और उसके बाद अब इस पर मंथन जारी है, लेकिन देखना होगा कि मंथन से क्या वाकई समाधान निकलेगा, क्योंकि अब ये बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब कांग्रेस चारों तरफ से घिर चुकी है। चारों तरफ से कांग्रेस में सियासी घमासान है, हर ओर मतभेद जारी है। तो बता दें कि कांग्रेस की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जो है वो इस बैठक की अध्यक्षता कर रही है और बैठक में पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी समेत 52 कुल जो सदस्य हैं वो मौजूद हैं। इस दौरान दिग्विजय सिंह और डॉक्टर मनमोहन सिंह समेत 5 नेता जो है वो आज की बैठक में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। आपको बता दें कि इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा फिलहाल जारी है और बैठक में 3 प्रस्ताव भी पारित किए जा सकते हैं। इस तरीके की खबरें लगातार सामने आ रही है। कांग्रेस में सियासी घमासान, क्या मंथन से होगा समाधान? अब आपको बताते हैं कि बैठक में आखिर कौन कौन शामिल है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हो रही बैठक में पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और कई अन्य नेता शामिल हैं। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में कुल 52 कांग्रेस नेता शामिल हैं। दिग्विजय सिंह और डॉक्टर मनमोहन सिंह इस बैठक से नदारद दिखे और उन समेत 5 जो नेता हैं वो आज इस बैठक में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। तो आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि आखिर कौन कौन इस बैठक में आज शामिल है और कौन यहाँ पर मौजूद नहीं है। 5 दिग्गज नेता जो यहाँ से नदारद दिख रहे हैं बैठक से, मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनकी तबीयत जो है वो कुछ खराब है जिस वजह से वो एम्स में भर्ती हैं, इसलिए वो इस बैठक में शामिल नहीं हो पाए। वहीं दिग्विजय सिंह इस बैठक से नदारद दिखे हैं और उन समेत 5 जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता, वो इस बैठक में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। तो बैठक में कौन कौन शामिल है वो आपको बता रहे हैं। अध्यक्षता खुद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कर रही हैं। अब आपको बता दें कि नेता जो है वो दबाव बना रहे हैं। ये किस तरीके से हैं? G23 के जो नेता है वो दबाव बना रहे हैं। G23 समूह के नेता गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल ने सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाने की मांग की थी। गुलाम नबी आजाद ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर कहा था कि पार्टी से जुड़े मामलों पर चर्चा के लिए कांग्रेस कार्य समिति की तत्काल बैठक बुलाई जाए। वहीं वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने भी पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान के बीच पार्टी नेतृत्व पर बड़े सवाल खड़े किए थे। आपको बता रहे हैं कि दबाव किस तरीके से G23 के नेता बना रहे हैं। अब नए अध्यक्ष के चुनाव की मांग जो है वो लगातार उठ रही है, वो भी आपको बताते हैं। नए अध्यक्ष के चुनाव की जो मांग है वो कांग्रेस में पिछले करीब 1.5 साल से नई पार्टी अध्यक्ष की मांग जो है वो उठ रही है, उससे परेशान है और लोग। लेकिन विरोधाभास यही है कि ये अवधि वास्तव में पार्टी को निर्धारित चुनावी कैलेंडर 2022 के अंत के करीब लेकर पहुंच गई थी। कांग्रेस में पिछला आंतरिक चुनाव जो है वो 2017 दिसंबर में हुआ था, जो 5 साल की अवधि का था और इस समय राहुल गांधी ने लोकसभा चुनावों में पराजय के बाद मई 2019 में
पद छोड़ दिया था, उसके बाद से ही सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर काम कर रही है और इसी को लेकर नए अध्यक्ष की चुनाव की मांग जो है वो आज इस बैठक में उठ रही है। इसी के साथ आपको तमाम ग्राफिक्स के जरिए ये बातें बता रहे हैं, ये अहम बातें। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बताया कि कांग्रेस में फिलहाल क्या कुछ स्थिति है। तो कांग्रेस में अब घमासान है, लेकिन देखना होगा कि आज इस मंथन से किस तरीके से हल निकलेगा। इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता शुभेंदु अवस्थी जी मौजूद हैं और इसी के साथ जीएस बाली जी हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता मौजूद हैं और राहुल लाल जी हमारे साथ बतौर पॉलिटिकल एक्सपर्ट मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है सर एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले मैं आप एक के पास आना चाहूंगी बाली साहब, आज जिस तरीके से बैठक चल रही है सीडब्ल्यूसी की, ये बैठक काफी अहम है। मंथन से क्या वाकई इस बार समाधान निकल सकता है? क्योंकि कई बड़े सवाल जो हैं वो आज इस बैठक में खड़े हो रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल था चुनावों को लेकर, संगठनात्मक चुनावों को लेकर, उस पर अब खुद सोनिया गांधी ने यह कहा है कि वो ही पार्टी की पूर्णकालिक अध्यक्ष हैं। जो अध्यक्ष है श्रीमती सोनिया गांधी है और हमारी लॉयल्टी भी जो है वो हम लोग 40 साल से 45 साल से लोग करते हैं। हमारी पार्टी पे ही हम लोग ये राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, गांधी फैमिली पे ही हमारी आस्था है। सवाल उठाना ना उठाना ये डेमोक्रेसी और राजनीति है। सुनना भी चाहिए और कहना भी चाहिए, अपनी बात खुल के होनी भी चाहिए। जो सीडब्ल्यूसी में हो रही है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम ये चाहते हैं कि दोबारा सोनिया गांधी बने, राहुल गांधी बने और जो है वो प्रियंका गांधी जो है, इन तीनों में से कोई भी पार्टी का अध्यक्ष बने, क्योंकि उनकी ही लोकप्रियता हमारी पार्टी में है, तो कांग्रेस में है और हम लोग भी चाहते हैं तो उनमें से ही कोई पद ले इसका, चाहे राहुल गांधी जी ने चाहे सोनिया गांधी जी ने। कपिल सिब्बल जी ने कहा है सीनियर लीडर है, कहने में कोई दिक्कत नहीं है, अपनी बात हर आदमी रख सकता है। गुलाम नबी आजाद साहब, हमने बहुत काम किया है आजाद साहब के साथ, 14 साल हमारे पंजाब के इंचार्ज रहे हैं, बहुत ब्लॉक लेवल से हम लोगों ने काम किया उनके साथ, वो भी एक अच्छे नेता है। मगर जो पार्टी अध्यक्ष की जो बात है वो हमारी आस्था, हमारे हिंदुस्तान के वर्कर की आस्था गांधी फैमिली पर टिकी हुई है और हम ये कहना चाहेंगे आपके माध्यम से भी और ये कि सीडब्ल्यूसी में इसका फैसला जल्द आ जाएगा, सोनिया गांधी या राहुल गांधी ही अध्यक्ष बने रहे। ठीक है, शुभेंदु अवस्थी जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। एक बार फिर से यही बात सामने आ रही है, परिवारवाद का आरोप लगातार बीजेपी लगाती आती है कांग्रेस पर, और एक बार फिर से यही बाली साहब ने भी कहा कि अगर कोई अध्यक्ष बनेगा तो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी या सोनिया गांधी। कहा है कि कांग्रेस की पूरी आस्था केवल 3 लोगों पर है, जिनके नाम के पीछे गांधी लगा है, या तो सोनिया गांधी या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी। और बाली साहब ने यही कहकर अपनी बात भी कही कि उनकी आस्था व्यक्तियों के ऊपर है, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे वो प्रियंका गांधी हो या फिर राहुल गांधी। अब जब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के विषय में भी बात आता है तो भी डिस्प्यूट है। आप देखिए, लखनऊ के प्रचार के लिए, यूपी में प्रचार के लिए प्रियंका गांधी को बहुत बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा और इनके जितने भी मेरे साथी हैं, इनके साथ के जो लोग बताते हैं कि लखनऊ में भी प्रियंका गांधी को भेजा नहीं जा रहा था और जब उन्होंने झाड़ू वाड़ू लगाना चालू किया लखीमपुर के केस में और ज्यादा नाम आने लगा तो ये भी राहुल गांधी को अच्छा नहीं लगा। अब तो तुरंत का तुरंत 2 चीफ मिनिस्टर को लेके वो भी पहुंच गए कि हम भी कुछ है। ये देखिए, ये कांग्रेस की परिपाटी है और देखिए ये उनका घर का विषय है, उनके घर में सब कुछ ठीक है। मतलब अभी भी बाली साहब ने कहा कि सब कुछ ठीक है। यदि कपिल सिब्बल जी एक स्टेटमेंट देते हैं तो लोग उनके घर के आगे, कांग्रेस के लोग आके माकन जी के नेतृत्व में गाली गलौज करते हैं, कुछ लोग पत्थर भी मारते हैं। ये है कांग्रेस का परिवारवाद, कांग्रेस की डेमोक्रेसी। और देखिए, पहला स्टेटमेंट सोनिया गांधी जी ने आते ही क्या बोला आज कि मैं फुल टाइम प्रेसिडेंट हूं। इसका मतलब है किसी प्रेसिडेंट को आके मीटिंग में ये बोलना पड़े कि मैं फुल टाइम प्रेसिडेंट हूं, तो इससे दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। और मैं बार बार ये कहना चाहता हूं कि इनके घर का विषय मैं क्या लूं, और झगड़ा करो मत करो, मिलके लड़ो, कितने पार्ट हो चुके हैं और हर बार इनको ऐसा लगता है कि ये कुछ ऐसा करिश्मा हो जाएगा
और जिससे फिर कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे को लगता है कि इस समय पर G23 वाले लोगों का जो मांग है कि एक बार चुनाव होना चाहिए, चुनाव में भी देख लेना, पर कौन कराए, चुनाव कभी होता नहीं है और सोनिया गांधी जी उस दौर को संभाल के रखती है। इन सब कांग्रेसी लोग, जो लोग टीवी चैनल्स पर हैं, जो उनके साथ आस्था में रखते हैं और जिनके साथ इन्होंने अपनी आस्था रखी हुई है, और उनकी अपनी आस्था तो देश में है ही नहीं, बाहर है, इटली पे है या कहीं और, तो इसलिए कांग्रेस का दुर्भाग्य है। मैं इसके अंदर क्या बोलूं। ठीक है, मैं लौटूंगी शिवेंदु जी आपके पास। राहुल जी आपके पास आना चाहूंगी, बतौर पॉलिटिकल एक्सपर्ट आपको क्या लगता है कि सीडब्ल्यूसी की जो आज मीटिंग हो रही है, इसमें किस तरीके से समाधान हो सकता है? देखिए ये मीटिंग, ये जानना अहम है कि ये मीटिंग किस वक्त हो रही है। सीडब्ल्यूसी की मांग तो G23 के नेता लगातार उठा रहे थे, लेकिन अभी पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हर तरफ कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं जो ये अंतरकलह है और मतभेद है, इनसे घिरी हुई है। और इस सब के बीच में आज ये जो सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही है, कितनी अहम ये बैठक आप मानते हैं? और क्या इस बैठक से इन तीनों राज्यों के जो आगामी विधानसभा चुनाव भी हैं और इन तीनों राज्यों में जो कांग्रेस के सामने संकट की घड़ी है, क्या वो खत्म हो पाएगी? काफी महत्वपूर्ण तो है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जब से राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के बाद एक तरह से इस्तीफा दे दिया था और उनको तमाम तरह से मनाया गया कि आप अध्यक्ष बनिए, फिर इसमें से कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी रही, तो G23 की तरफ से लोगों के तरफ से मांग की जा रही थी कि आप जल्द से जल्द चुनाव कराएं। तो एक तरह से आज पूरी रूपरेखा को रख दिया गया है कि भाई आगे संगठन के चुनाव किस रूप में होंगे। इस नवंबर का स्थानीय स्तर पर संगठन से लेकर अगले नवंबर तक कांग्रेस को एक पूर्णकालिक अध्यक्ष जो है बिल्कुल मिलेगा। तो कहीं कहीं जो एक वहां पर की स्थिति थी कि क्या कांग्रेस के भीतर चुनाव होगी, नहीं होगी, क्या होगी, तो उसका भी एक उत्तर दिया गया है। G23 को लेकर किसी बराबर केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर वो सवाल उठा रहे थे, तमाम तरह की चीजें आ रही थी वहां पे, तो एक तरह से देखिए उनको भी एडवाइस किया गया है इस मामले में कि आपको अगर कुछ बातें रखनी है आप मीडिया के माध्यम से ना रखें, आप सीधे सीधे आप यहाँ पे रखें। तो उनको भी कहीं न कहीं इस पूरे मामले में अगर हम लोग देखें तो कठोर संकेत देने का काम किया गया, क्योंकि हाल के समय अगर हम लोग देखें तो कांग्रेस नेतृत्व के ऊपर पहले से ये आरोप लगते रहते कि वहां से कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा था। लेकिन अगर तुरंत से अगर पंजाब के मामले को देखते हैं जिसमें सिद्धू को जो है कि अध्यक्ष बनाया गया या फिर चन्नी को जो है कि वो मुख्यमंत्री बनाया गया, तो कुछ ऐसे त्वरित तौर पर निर्णय दिखने शुरू हो गए कि कैप्टन अमरिंदर को जो है कि पद भी छोड़ना पड़ा। तो जो ये आलोचना थी कि निर्णय नहीं हो रहा है, उन निर्णयों का प्रभाव क्या होगा वो तो आने वाले समय में दिखेगा। लेकिन हाँ, निर्णय होने शुरू हुए। कांग्रेस पे कई सारे लगातार G23 की तरफ से ये आरोप लग रहे थे कि कांग्रेस के नेता लगातार जो है कि वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के उदाहरण दिए जाते थे, जितिन प्रसाद के उदाहरण उसको दिए जा रहे थे। लेकिन इन सब के बीच में हम लोगों ने देखा कि इसमें कहीं कहीं गुजरात से जो है कि जिग्नेश मेवानी को प्रवेश कराया गया, कन्हैया कुमार को प्रवेश कराया गया। अगर हम लोग वहाँ पे देखें महाराष्ट्र में, तो वहाँ पे भाजपा से नाना पटोले जो है कि उन्होंने भाजपा छोड़ा तो उनको जो है कि वहाँ पे उनको कमान दी गई। तो ये सब कुछ चीजें हो रही थी, लेकिन फिर भी एक सवाल यही बना हुआ था कि आखिर ये सवाल पूछ रहे थे G23 के लोग कि कौन ले रहा है कांग्रेस को निर्णय। तो जैसे अभी जो अवस्थी जी ये चीज पूछ रहे थे, तो इसी चीज को स्पष्ट किया है सोनिया गांधी ने कि हाँ, तो मैं निर्णय मैं ले रही हूँ, कांग्रेस का फुल टाइम है। क्योंकि ये सवाल G23 की तरफ से पूछ रहे थे। लेकिन मूल मामला क्या है? मूल मामला यह है कि कहीं कहीं कांग्रेस में नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच का जो विवाद है, वो विवाद की खाई गहरी हो गई थी। क्या उस खाई को आगे के समय में एक्टिव होकर उसको पाटा जाएगा कि नहीं पाटा जाएगा, ये इन सब चीजों का समाधान हम लोग को आने वाले समय में देखना पड़ेगा। बिल्कुल, और ये देखना अहम भी होगा कि इन सब चीजों पर समाधान निकलता है या नहीं। आप तीनों के स्टार्टिंग कमेंट हो चुके हैं, अब आप तीनों एक दूसरे से क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, डिबेट ओपन रहेगी। मैं आपके पास बाली जो एक बार फिर से आना चाहूंगी। बीजेपी से भी हमारे साथ प्रवक्ता मौजूद है और पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी मौजूद है। दोनों ही एक बात पर अपनी सहमति जता रही है कि आखिर अगर आपके अध्यक्ष को आकर खुद ये बताना पड़ता है और ये कहना पड़ता है कि अगर आप चाहें तो मैं खुद को पूर्णकालिक अध्यक्ष बना सकती हूँ, मैं ये कह सकती हूँ। उन्होंने ये बात बिल्कुल यही स्टेटमेंट उन्होंने दी कि अगर आप कहें तो मैं खुद को पूर्णकालिक अध्यक्ष के तौर पर देख सकती हूँ। ये स्टेटमेंट आखिर कितनी सही है ये आप ही बताएं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार मतभेद चल रहा है, अगर G23 के नेता वैसे ही मतभेद पहले से ही शुरू है, जिस तरीके से उन्होंने चिट्ठी जब से लिखी है उसके बाद से इस तरीके का मतभेद चलता रहा, तो सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी आज किस तरीके से हाशिए पर है ये आप भी जानते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, मेरे सज्जन बीजेपी के जो कह रहे हैं, जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट कह रहे हैं, कि सही नहीं है जो ये कह रहे हैं। इन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का नाम लिया,
इन्होंने जितिन प्रसाद जी का नाम लिया, कुछ और अन्य लोगों का। जब चाहत पार्टी में आ जाती है तो फिर पार्टी छोड़नी पड़ती है। ये चाहत थी इन लोगों के अंदर कि हमको मुख्यमंत्री बनाया जाए, हमको अध्यक्ष बनाया जाए, सेवा भावना से नहीं है। आज इनकी पार्टी, मैं भारतीय जनता पार्टी वालों से कहूंगा, आज इनकी पार्टी में क्या आप ये समझते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है? जो ये कह रहे हैं, आप बताइए इनके वरिष्ठ, मैं ये कहूँ इनके थम लाल कृष्ण आडवाणी जी का क्या किया इन्होंने, मुरलीमनोहर जोशी जी का क्या किया इन्होंने, कीर्ति आजाद का क्या किया इन्होंने, तो मुझे ये बताइए। और कई ऐसे नेता हैं जिनका क्या, अभी राजनाथ सिंह जी हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, मान योग मैं ये कहूंगा, उनका क्या किया इन्होंने? हमें सब मालूम है, हमें मत बताइए ये हमारी पार्टी के बारे में। हम आपको बार बार कहेंगे कि जो सोनिया जी ने कहा वो ठीक कहा। हम सोनिया जी की बात को बिल्कुल सर्व लेते हैं और बिल्कुल उनको मानते हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को। अवस्थी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी अवस्थी साहब। पुराने प्रवक्ता हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, पुराने कांग्रेसी हैं और उनकी बड़ी इज्जत करता हूं मैं। पंजाब से उनको देखता आया हूं और उन्होंने जो बात कही, ये कहीं ना कहीं जब उन्होंने कहा कि उनकी हम जैसा डिसीजन लेंगे वैसा ही ठीक है, ये एक तरीके की अंधभक्ति है। और इस अंधभक्ति में पुराने समय पे भी जब गांधी जी को, जवाहरलाल नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बनाना था, सुभाष चंद्र बोस को हटाना था, तब भी देखी गई थी। और आज भी कांग्रेस की कितने सालों के बाद भी वही स्थिति है। यदि 75 सालों के बाद भी वही स्थिति है, कांग्रेस केवल गांधी परिवार से चलती है, तो इस कांग्रेस का नाम बदल देना चाहिए, कांग्रेस का नाम गांधी पार्टी कर देना चाहिए और फिर आप अपनी आस्था दिखाएं तो चलेगा। दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि आपका घर खुद ठीक नहीं है। पहला, पंजाब के अंदर अभी क्या हुआ, अमरिंदर सिंह जी ने को हटाया गया, सिद्धू जी ने रोज वो नया नया नाटक करते हैं, लाइक जैसे बच्चे आजकल टिकटॉक करते थे ना, अब तो वो हटा दिया गया भारत में से। पर टिकटॉक में रोज आना, कुछ बताना और फिर चले जाना। कभी वो रिजाइन कर देंगे, कभी ये बोल देंगे, कभी वो पाकिस्तान के साथ में चले जाएंगे। ये सब स्थितियां कांग्रेस के पंजाब में भी हैं। और वहां पर जब छत्तीसगढ़ में देखें तो बघेल साहब और भूदेव सिंह जी के, कल बघेल साहब के पिताजी ने क्या स्टेटमेंट दिया, ये बोला कि वाले आपके पास सीएम नहीं बन सकते, वो चाहे तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाए। ये क्या होता है, दो व्यक्ति सीएम बनना चाह रहा है, आपस में झगड़ा कर रहा है, यहाँ आना, उसमें बघेल साहब के पिताजी उनको ऑप्शन दे रहे हैं कि आप सीएम ना बन सकते हो, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाओ। और फिर राजस्थान की हालत तो आपने देखी ही हुई है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपना घर सुधारो, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र में दोनों पार्टियां, जो शासन में हो और जो अपोजिशन में हो, मजबूत होनी चाहिए और देश तभी अच्छा चलेगा। और हम एक मजबूत, ठीक है अवस्थी साहब, ठीक है। बाली साहब आपकी बातों में कुछ कहना चाह रहे हैं। बाली साहब देखिए, आप हमारी पार्टी पे आप दीजिए ना, आप एक मिनट शांति रखिए। अवस्थी साहब शांति रखिए, आप शांत हूं मैं तो। जी बाली साहब अपनी बात यह है, हमने अपना मुख्यमंत्री नहीं बदला। आपने 5 साल के अंदर उत्तराखंड में 2 मुख्यमंत्री बदल दिए, तीसरा मुख्यमंत्री आप देखिए 6 महीने के अंदर झगड़ा किया। बाली साहब कैप्टन अमरिंदर सिंह को तो बदला गया ना, कैप्टन अमरिंदर सिंह को बदला गया। उन्होंने पार्टी छोड़ी ना, पहले अभी भी लेट बदला है। हम कहते हैं अमित शाह जी बुलाते हैं पंजाब के लीडर, इनको कहते हैं कि हम बहुत अच्छी पोस्ट देने वाले हैं, हम उनको बहुत एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाने वाले हैं। जब उन्होंने साथ दिया तो फिर वो घर बैठे हैं। ये खास तरीके से हमें उसके को हमारी पार्टी का मसला है, हम उससे मुख्यमंत्री जी को बदलना समस्या है, आप निभाओ, हम तो निभाएंगे। अध्यक्ष बदलना, अध्यक्ष हमारा मसला है। ये आपसे पूछने की जरूरत नहीं है, हमें आप पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। बाली साहब, अवस्थी साहब, आप दोनों के पास मैं लौटूंगी। राहुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप दोनों की बातों में राहुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राहुल जी, मैंने शुरुआती कमेंट में ये चीज कहा था कि G23 के लोग आरोप लगा रहे हैं बाली जी की, उनका कहना था कि बड़े ये वो नेता जा रहे हैं। मैंने बताया भी कि उसके साथ साथ कुछ नेताओं को आप लोगों ने प्रवेश भी कराया है, कुछ नए लोगों को, चाहे वो कन्हैया हो, जिग्नेश मेवानी हो, नाना पटोले हो, तो ये सब कुछ लोग आपके पार्टी में प्रवेश भी किए हैं। पहली चीज। दूसरी चीज की देखिए, भारत में जब हम लोग बातचीत करते हैं तो
राष्ट्रीय स्तर पे दो पार्टियां आती हैं यहाँ पे, बीजेपी और कांग्रेस। ये दोनों पार्टियां ये नहीं कर सकती कि आप हमारे मामले पे टेंशन ना ले, क्योंकि आप भी दोनों राष्ट्रीय पार्टी हैं। सत्ता पक्ष के में एक तरह से आप केंद्र में भारतीय जनता पार्टी % बहुमत में 17 राज्यों में मुख्यमंत्री हैं, और कांग्रेस एक तरह से जो है कि वो प्रमुख विपक्षी की भूमिका, भले ही संख्या कम हो ज्यादा हो, तो लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष का भी होना आवश्यक है। तो इसलिए जब भी राजनीतिक विमर्श की चर्चा होगी तो इन दोनों पार्टियों पर चर्चा होगी। अभी यहाँ पे जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था कि भाई मुख्यमंत्री वहां पे बदल दिए गए, यहाँ पे किए गए, देखिए ये चीजें उत्तराखंड के मामले को लेकर करें तो वहां पे % बहुमत बहुत दिनों बाद अवस्थी जी आप लोगों को % बहुमत मिला था। एक तरह से 57 सीटें आप लोगों ने भूतपूर्व सीटें प्राप्त की थी। तो मैं अभी भी उत्तराखंड गया हुआ था, लोगों की अभी भी आप लोगों से शिकायत वहां पे अगर पूछे तो यही शिकायत है कि इतना तेजी से कुछ महीने में मुख्यमंत्री बदल दिए गए, वो जनता पसंद नहीं कर रही है। सही बात है कि आपके पार्टी में कोई जो परिवर्तन किए गए, पार्टी में विद्रोह के स्वर सार्वजनिक तौर पर उभर के नहीं आए, कुछ चीजें नहीं आई, लेकिन हाँ जनता में मैसेज जो है कि इसे सही नहीं गया, कि वो चाहते थे कि आप इस तरह से त्वरित तौर पर परिवर्तन ना करें। तो देखिए ये चीजें, चाहे अगर यहाँ पे कैप्टन अमरिंदर को बदला जाए या फिर गुजरात में एक नए पूरा मंत्रिमंडल बदला गया, तो ये जो प्रवृत्ति आ रही है आजकल कि आप एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से बचने के लिए या फिर तमाम चीजों से करने के बावजूद भी एक बहुमत सरकार में एक मुख्यमंत्री का परिवर्तन कर दे, ये आज की जनता पसंद नहीं करती। ये आप लोग चूंकि दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के यहाँ पे प्रवक्ता बैठे हुए हैं, इसलिए मैं आपको जनभावना से परिचित करा रहा हूँ। दूसरी चीज ये है कि देखिए कांग्रेस को लेके जो समस्या है, कांग्रेस को लेकर समस्या यहाँ से शुरू हुई थी कि भाई राहुल गांधी तैयार नहीं हुए थे उसमें कांग्रेस का नेतृत्व करने के लिए, उनको काफी मनाया गया था, लेकिन उस समय भी मूल मामला क्या आया था? मूल मामला ये आया था कि वो 2019 के लोकसभा चुनाव की जिम्मेवारी सभी लोग बांटे। उन्होंने एक तरह से नैतिक जिम्मेवारी खुद भी ली थी और बाकी और लोगों से भी वो अपेक्षा कर रहे थे कि वो लोग भी जिम्मेवारी लें, लेकिन कहीं न कहीं उनकी अपेक्षाओं पे दूसरे लोग खड़े नहीं उतरे और यह समस्या बड़ी और गहरी होती चली गई। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आज की बैठक को उस दृष्टि से हम लोग महत्वपूर्ण मानेंगे एज ए पॉलिटिकल घटनाक्रम में, कि कहीं न कहीं अब कांग्रेस पार्टी ने पूरा खांचा दे दिया है कि हाँ अगले नवंबर तक चीजें होंगी, इलेक्शन होंगे, पूरी प्रक्रिया चलेगी। तो अब ये देखने वाली चीज होगी कि इस पूरे प्रोसेस को किस रूप में चलाया जाएगा, तो कैसे ढंग से प्रक्रिया चलती है। लेकिन राहुल साहब देखिए, बात तो सबसे अहम यह है ना कि इतने समय तक आप अंतरिम अध्यक्ष रखते हैं उनको, और आज वो खुद आकर ये बात कहती हैं कि पूर्णकालिक अध्यक्ष अगर आप चाहें तो मैं खुद को कह सकती हूँ, और इसी के साथ बीजेपी की आपने बात की। ये बात बहुत अहम है कि हालांकि देखिए जो मतभेद होता है वो हर पार्टी में होता है, अगर हम परिवार की बात करें तो मतभेद हर परिवार में होता है, लेकिन ये अहम है कि उसका मंथन कौन कर रहा है और किस तरीके से मंथन होता है। बीजेपी में मंथन कुछ सही था, इस वजह से उनकी चीजें बाहर नहीं आई, इसी वजह से कांग्रेस के मंथन पर सवाल उठ रहे हैं। आप सही कह रही हैं कि कांग्रेस के ऊपर जो तमाम आरोप ये लगते हुए रहे कि कांग्रेस जिस तरह से सत्ता में रही लंबे समय के बाद, तो क्या वो वैसी विपक्ष की भूमिका को निभा रही है? बिल्कुल, जिस तरह से भी तमाम तरह के मुद्दे लोगों के सामने आ रहे हैं। और विशेषकर देखिए वैसे स्थिति में अगर आप देखेंगे कि G23 के जो लोग हैं उसमें देखिए उसमें कई सारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, तो वो एक तरह से उनके ऊपर भी सवाल है कि कहीं न कहीं वो लोग जब तमाम तरह के पदों को संभालते हैं, लेकिन इन पिछले वर्षों में वो विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे थे। अवस्थी जी है, हम लोग को याद है कि जब 2014 तक डीजल पेट्रोल के मूल्य में थोड़ी भी वृद्धि होती थी तो किस तरह से संपूर्ण बीजेपी जो है कि वो प्रदर्शन के लिए सामने में आ जाती थी। तो ये अभी भी ये आलोचना का दायरा बनता है कांग्रेस के ऊपर कि वो उतनी अच्छी विपक्ष की भूमिका क्यों नहीं निभा पा रही है जो भारतीय जनता पार्टी निभाती थी, क्योंकि देश इस समय बहुत सारी समस्याओं और चुनौतियों का सामना कर रहा है और जनता चाहती है कि उनके भावनाओं को कोई मुखर स्वर दे और उनको तेजी से उन भावनाओं को कोई उठाए उस चीज को। तो ये चीजें, ये तमाम मामले जनता की अपेक्षाएं हैं इस समय। बिल्कुल, ये बात बहुत अहम है कि जो राजनीतिक मुद्दे फिलहाल हैं और जो जनता के मुद्दे हैं, बाली साहब, वो विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस नहीं उठा पा रही है। अभी देखिए, जब अगर बीजेपी की बात करें, मैं लौटूंगा वैसे साहब आपके पास, अगर बीजेपी की बात करें तो जब कांग्रेस की सरकार थी और पेट्रोल डीजल के दाम अगर बढ़े तो बीजेपी ने, चाहे फिर एलपीजी की बात हो, पेट्रोल डीजल की बात हो, एलपीजी के सिलेंडर सर पर उठाए, अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया, इतने सारे प्रदर्शन एक साथ किए, लेकिन कांग्रेस आखिर क्या कर रही है? पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं बाली साहब, लेकिन अभी तक 1 से 2 से 3 से 4 बार प्रदर्शन किया, लेकिन इतना प्रदर्शन नहीं किया कि सरकार को इस पर सोचना पड़े। और अब तो कल ही भुखमरी के आंकड़े भी आए हैं, उस पर भी कांग्रेस की ओर से अभी कोई बयान नहीं आया। सर देखिए, सबसे बड़ी बात है, आपने ठीक कहा और आपका क्वेश्चन भी ठीक है जी। तो भाई ये सरकार के जो कार्ड में क्यों रहती नहीं है लोगों के मसले में,
आप ये बताइए, मैं ये कहूँ हेमा मालिनी, मैं ये कहूँ शत्रुघ्न सिन्हा जी, राजनाथ सिंह जी, मैं कहूँ इनके सारे बड़े बड़े लीडर, हेमा मालिनी जी गले में तख्ती डाल के पेट्रोल के बारे में कहती थी। तो मैं ये कहूँ कि दाल के बारे में ये जो है वो तख्ती डाल के लोगों को ये दिल्ली में, आज ये बताइए कि इतना करने के बावजूद पार्लियामेंट में सब लोग बाहर आ गए, 7 के 7 लोग, इनको कोई जूर है कि? आप बताइए, श्रीलंका को ये तेल सप्लाई कर रहे हैं और आप बताइए सस्ता दे रहे हैं उनको, हमारी कंट्री में महंगा दे रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री जी वैक्सीन का बहाना क्या, हम ये कह सकते हैं कि अच्छा काम किया, दूसरी तरफ पेट्रोल बढ़ा दिया, डीजल बढ़ा दिया, हिंदुस्तान में महंगाई बढ़ा दी, गैस सिलेंडर बढ़ा दिया। एक सवाल मेरा आपसे बाली साहब, सिर्फ आप अपनी बात पूरी करेगा, आपको समय मैं दूंगी, लेकिन एक सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि जीएसटी की जो काउंसिल की जो मीटिंग है उसमें कांग्रेस के भी तो कुछ सदस्य शामिल हैं, आखिर कांग्रेस के सदस्य क्यों नहीं इस तरीके से वहां पर इस तरीके से अपना प्रदर्शन करते हैं कि जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल को लाया जाए? मैं इस सवाल का जवाब आपसे लूंगी, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। कांग्रेस में सियासी घमासान, क्या मंथन से होगा समाधान? तीनों गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की आज मीटिंग हो रही है, तीनों गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। बाली जी, आपसे मेरा सवाल था और आप ही के पास मैं एक बार फिर से लौटूंगी। सवाल मैं एक बार फिर से आपके पास दोहराना चाहूंगी कि अगर आप जिस तरीके से पेट्रोल डीजल की बात करते हैं, 4 साल हो गए हैं जब बीजेपी ने यह बात कही थी कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा। वाकई आप ये बात हालांकि उठाते हैं कि जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लाया गया, लेकिन जीएसटी काउंसिल में तो कांग्रेस के भी कुछ कार्यकर्ता नेता है ना, वो आखिर उस समय आवाज क्यों नहीं उठाते जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है? क्यों आप सरकार को इतना मजबूर नहीं कर देते कि पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में आना चाहिए? विपक्ष की भूमिका की तो बात कर रहे हैं हम। देखिए, आप सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष का कहना होता है, जितनी बात कर सकते हैं उतनी ही सीमित बात करनी पड़ती है रूलिंग गवर्नमेंट। और मेरी जानकारी में जो है, दिल्ली के संपर्क में भी रहता हूँ, मैं जाता भी हूँ, लीडरों साहबान की हमारी बात होती है, जितना उन्होंने कहना है उतना कह रही है। मैं ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान की जनता कह रही है। अब इन्होंने इलेक्शन पे जाना है, 2 साल बाद या 2.5 साल बाद इन्होंने जाना है, क्या किया इन्होंने हिंदुस्तान में? बख्शी जी, मैं आपके साथ एज ए प्रवक्ता, 20 साल से प्रवक्ता हूँ पार्टी का, मैं आपसे सिर्फ 7 सवाल की बात करता हूँ। 7 साल में आपने कौन से ऐसे 7 काम किए हैं जिनको लोगों को राहत मिली हो? मैं यहाँ से उठ के चला जाऊंगा, सिर्फ 7 काम गिना दीजिए आप, जो हिंदुस्तान में जो 56 साल में कांग्रेस ने बनाया था, आपने सारा कुछ बेच दिया। आपने छोड़ा क्या? और जितना भी आपने उद्घाटन किया सब कांग्रेस, ये मोदी जी का कहना है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी का कहना है, हमारे प्रधानमंत्री है, हम हिंदुस्तान में रहते। एक मिनट, जी बिल्कुल, आप बताएं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी का ये कहना है कि मैंने तो सिर्फ रिबन काटा है आके, मुझे कौन सी ऐसी योजना है आप बता दीजिए जो लोगों से सीधी जुड़ी हो। कि गैस सिलेंडर को तो देख लीजिए, आप ऑयल देख लीजिए, आप जो है उसका क्या रेट चला गया है, आपके सामने है जो कुछ है। तो गैस सिलेंडर है उसका रेट क्या हो गया है, पेट्रोल के गैस क्या हो गया है, इंडस्ट्री कहाँ चली गई है, डूब गई है। छोटा जो है व्यापारी वो खत्म हो गया है, बड़ा व्यापारी ऊपर चला गया। 30 साल पहले अडानी एक छोटे से स्कूटर पे दिल्ली में चलते थे, आज अडानी हिंदुस्तान को लीड कर रहे हैं। ये इनकी जो कार्य चली है आपके सामने है। 7 काम अवस्थी जी गिना दे, मैं यहाँ से उठ के चला जाऊंगा। इन्होंने 7 काम हिंदुस्तान के अंदर किए हैं, जातिवाद के नाम पे, किसानों के नाम पे, हर धर्म के नाम पे इन्होंने झगड़ा कराया आगे, और जो है खुद की अपनी राजनीति इन्होंने चमकाई है, और इन्होंने कोई काम नहीं किया है। जो आपके सामने सारा हिंदुस्तान कह रहा है। आज हम थोड़ी कह रहे हैं कि ये कह रहा है कि मैं कांग्रेस का प्रवक्ता कह रहा हूँ। हमारी कांग्रेस के अंदर जो बात है, हमारे जो पोलिटिकल पार्टी उन्होंने कहा है, जरूर पार्टियों में अंतर तय होता है, आपने भी बोला है कि होता है, बड़ी पार्टियां जो है समुंदर जो है उसमें जरूर अंतर, मगर आपकी हमें जो सूझबूझ है आप जो वो हमें नहीं चाहिए, आपकी सलाह हमें नहीं चाहिए। आप अपनी पार्टी को संभाल के रखिए, जब तक आप सत्ता में हैं तब तक आपका बोलबाला है। आने वाले समय में आपको पता लग जाएगा। ईवीएम बंद करवा दीजिए आज, और आप दूसरा सिस्टम चला दीजिए, आपको पता लग जाएगा ये काम करें। ठीक है, इसलिए अस्थिरता हिंदुस्तान में फैल चुकी है, आपके सामने है। हमें कहने की हर टीवी दिखा रहा है, हर प्रिंट मीडिया दिखा रहा है, जो जितना भी दिखा रहा है, ज्यादा नहीं दिखा रहा,
मगर जितना दिखावा है कुछ नहीं किया इन्होंने। आगे सिर्फ यहाँ पर लड़ाई झगड़ा धर्म उनके नाम पे इन्होंने राजनीति की है, वो कर रहे हैं। ठीक है बाली जी, आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं अवस्थी साहब से। आपके सवाल का जवाब सर। अवस्थी साहब, 7 कार्य ऐसे बता दीजिए पिछले 7 साल में जो आपने किए हैं। बाली साहब ये पूछ रहे हैं। बाली साहब देखो, हम यहाँ पे बैठे नहीं हैं आपको यहाँ से हटाने के लिए। यदि हम बताना चालू करें तो सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक लगातार मैं बताता रहूंगा और आपको फिर जीवन में कभी चैनल पे नहीं आना पड़ेगा। इसलिए उस प्रश्न के ऊपर मत जाओ तो ज्यादा अच्छा है। भारत की भूमिका पूरे विश्व में कैसी रही, किस तरीके से मनमोहन सिंह जाते थे और कोई उनको पूछता नहीं था, और आज भारत की क्या स्थिति है, वैश्विक स्थिति कैसी है, तालिबानों के साथ अफ्रीका में से कहते हैं यहाँ से अफगानिस्तान से कैसे हम अवस्थी साहब, बाली साहब आपसे वही जानना चाह रहे हैं। बाली साहब हंस रहे हैं। मैं नहीं बताऊंगा। देखिए ये चैनल पे डिबेट का टॉपिक नहीं है। मैं इतने प्रश्न इतने जवाब दे सकता हूँ इनको कि सुबह से लेकर शाम हो जाएगी। और मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि जीएसटी के ऊपर अभी बात आप कर रहे थे, आप इतना सब लोग इतना बोल रहे हो। अभी सितंबर में जीएसटी की मीटिंग हुई, आपके सभी तीनों चीफ मिनिस्टर के लोगों ने ये कहा वहां पर कि हम अभी नहीं चाहते हैं कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी से हटाया जाए, और बाहर निकल के भी आप कह देते हमने वहां पे मांग करी थी और इन्होंने नहीं मानी, आपने वो भी नहीं करी। और चलो ये सब करने के बावजूद भी आप अपने राज्यों में भी यदि कर सकते होते तो वैट को कम कर लेते। इस चैनल पे इस विषय के ऊपर हमने बहुत बार चैनलों के ऊपर बोला भी है, बिल्कुल, और आपके चैनल पे भी बोला है और बाकी सभी राष्ट्रीय चैनल पर बोल रहा हूं मैं। जो आपने पार किए 70 सालों से 1,40,000 करोड़, 2009, 2010, 2012 जो ऑयल बॉन्ड्स को आपने उस समय पे डेफर्ड पेमेंट किया, उनको बॉन्ड के रूप में दिया, क्योंकि आप सब्सिडी देते तो फिजिकल लॉस में चले जाते। 1,40,000 करोड़ का पर ईयर का 10,000 करोड़ का इंटरेस्ट हम लगातार पे कर रहे हैं। और कोई भी पॉइंट पर हमसे डिस्कस कर लो, मैं कोई भी पॉइंट का जवाब देने वाला हूं और जवाब दे सकता हूं। कारण क्या है, परंतु ये विषय नहीं है। आज जो विषय चल रहा है कि कांग्रेस के अंदर इतनी अंतर्कलह क्यों, मेरा ये कहना है कि यदि आपके यहाँ पे अंदर इतनी अंतर्कलह है और इतना ज्यादा समस्या है तो एक बार चुनाव को अच्छे तरीके से करा लो। और गांधी जी, कोई भी गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी या सोनिया गांधी जीतती हैं क्योंकि आपने 2 सालों में, आपने कहा अभी इतने सारे लोगों को ज्वाइन कराया गया, जिग्नेश को ज्वाइन करा लिया, आपने कन्हैया कुमार को ज्वाइन करा लिया, जिनके ऊपर कैसे कैसे इल्जाम लग रहे हैं, उनको ज्वाइन कराने पे आपने अपने पार्टी के लोगों से पूछा क्या? कोई कमेटी है क्या आपकी? या सोनिया गांधी जी को रात को सपना आता है और सुबह वो निर्णय ले लेती है? अब प्रियंका गांधी को भी लखनऊ में यूपी में जाने के लिए सोनिया गांधी जी से परमिशन लेने के लिए 3 दिन लगे। आज कल शाम को तरन तारण के लखविंदर जी की जवाब लीजिए आप। गांधी जी को एक मैसेज लिखने का समय नहीं मिला, जहां पर प्रियंका गांधी लखीमपुर में जिन्होंने आज तक उठा के गिलास में पानी नहीं पिया था और वहां पर भी झाड़ू लगानी पड़ी, तो क्या एक बार यहाँ पे भी जाएंगे? और कल शाम को वाली जी आप हमारे साथ चैनल पे डिबेट पे थे इस विषय पर भी, और आपने वहां पे भी जवाब नहीं दिया कि क्या सिद्धू जी वहां पे आके मौन व्रत रखेंगे? नहीं रखना, क्योंकि आपके दांत दिखाने के और खाने के और हैं। ये तरीका नहीं है किसी राजनीतिक पार्टी को चलाने का। वाली जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी कहें। अवस्थी जी, देख आपसे सिर्फ 7 सवाल पूछे थे हमने आपसे। हेलो जी बाली जी सुन पा रही हूँ मैं आपको। इनको चुप कराएंगे तभी बात। अवस्थी जी मानियो आपसे हमने सवाल पूछे थे, आपने सोनिया गांधी जी चले गए, आप प्रियंका गांधी जी चले गए, आप हिंदुस्तान की हम गलत नहीं करते हैं। सुनिए अवस्थी जी, सुनिए, मानियो आप सुनिए, मेरी बात को सुनिए। एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता है आप, मगर आप कुछ भी नहीं बता पाए। दूसरी बात आप ये देखिए, बताने के लिए ये डिबेट ही नहीं है टॉपिक पे, मैं टॉपिक को बदलना नहीं चाहता। किसी ने कहा, और इनके एक पात्रा जी आते हैं राष्ट्रीय जो है, वो ये कहते हैं कि हमने 3 लाख करोड़ रुपया कमाया। अब 3 लाख करोड़ रुपया इन्होंने इंडस्ट्री से या किसी से इन्होंने कमाया, तो रेट कहां चले गए डीजल और पेट्रोल के? अब ये देखिए
3 लाख करोड़ इन्होंने कमाया और हमारा रुपया कहाँ चला गया आपके सामने है। कभी ऐसा हुआ कि बात तो बाहर वही है से ना अगर बाली साहब, पैसा देखिए हमारे बात तो हिंदुस्तान पेट्रोल में- डीजल की वही है ना। पंजाब में और राजस्थान में पेट्रोल सबसे महंगा है, हरियाणा में देख जी, लीजिए आप, जी, कुछ तो जी, कम है। जी आप सुन लीजिए जी मैं आ रहा था जी, आपके पास आ रहा था, आपकी बात मेरे जहन में है। जी जो आपने कहा पेट्रोल हमारे हरियाणा में सस्ता है और पंजाब में महंगा क्यों है, आप इनसे पूछिए। ये जीएसटी की बात करते हैं, 8,500 करोड़ रुपया हमारा इनके पास पेंडिंग पड़ा हुआ है। आप देखिए जीएसटी की, हमारे पंजाब के पास रेवेन्यू नहीं है और हमें कोई पैकेज नहीं दिया इन्होंने आज तक पंजाब के बीच में, और 8,500 करोड़ रुपया हमसे लेके सेंटर में बैठे हुए। बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन है। भाजपा एंड अकाली दल गवर्नमेंट इनके पास छोड़ के चली गई, वो हमारा वापस नहीं आया। अब ये कहते हैं हरियाणा को पैकेज दे रहे हैं, हिमाचल को पैकेज दे रहे हैं, हमसे ऐसा व्यवहार क्यों? अवस्थी जी आप सुन लीजिए, केजरीवाल वाली बात कर दी आज। आपको हमारे पंजाब के साथ ऐसा क्यों? हमारे पंजाब ऐसी बातें करते हैं। कीजिए। अब आप कहें कि डीजल में भी हम कम कर दें, पेट्रोल में भी हम कम कर दें, तो हमारी स्टेट जो है आपके तरफ देख रही है कि आप क्या देंगे, उससे आपने ठीक पता है। जान लिया। आपके पास कोई जवाब है इसका तो बताइए। बिल्कुल ठीक जवाब है। आप ठीक है ठीक है अवस्थी जी मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए राहुल जी भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, मैं लौटूंगी आपके पास। मैं राहुल जी से जानना चाहूंगी। राहुल जी देखिए बहुत सारे सवाल मेरे मन में आपके लिए हैं। सबसे पहले बाली जी ने एक बात कही, जब मैंने उनसे पेट्रोल डीजल पर जीएसटी के दायरे में लाने के लिए पूछा तो उन्होंने कहा कि काउंसिल में हम जितना कर सकते हैं विपक्ष की भूमिका में विपक्ष बोल सकता है और हम बोल रहे हैं, इस तरीके की उन्हें बात कही। मैं आपसे आज जानना चाहूंगी सही मायने में क्या विपक्ष की मात्र इतनी सी ही भूमिका है कि आपने बोल दिया और हो गया? अगर डीजल पेट्रोल के मामले के ऊपर तो कांग्रेस के जो राज्य हैं उनको एक तो ये मॉडल सेट करने का प्रयास करना चाहिए कि हम अपने स्तर से किस तरह से वैट घटा सकते हैं। बिल्कुल। हालांकि कांग्रेस प्रवक्ता के इस बात से मैं सहमत हूं कि इसमें जीएसटी रिफंड को लेके एक समस्या है, क्योंकि इसमें केंद्र सरकार के राजस्व भी कम है। लगातार ये पिछले 1.5-2 सालों से ये समस्या कोरोना के काल से पहले से चल रही है समस्या कि जो जीएसटी जो कि उसको लेके जो उसके रिफंड्स हैं, जो राज्यों का एक संवैधानिक अधिकार है, तभी वो एक समस्या की स्थिति रही है, वो विलंब से जो है कि राज्यों को मिल पा रहा है। तो राज्यों की अर्थव्यवस्था को लेकर दिक्कत है, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी चूंकि नागरिकों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है, तो वो आप मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ये एक आईना दिखाने का काम विपक्ष की तरफ से हो सकता था। जितनी प्रबल भूमिका उनकी होनी चाहिए थी, वो भूमिका से जो हम लोग सहमत नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जहां तक परिवारवाद की बात है, तो कहीं और ये आरोप जरूर कांग्रेस के ऊपर लगते रहते हैं, लेकिन देखिए ये भी चीज एक मानना पड़ेगा कि कांग्रेस में जिस तरह के स्थितियां रही हैं लंबे समय से हम लोग देख रहे हैं, वो 1991 में जब एक तरह से राजीव गांधी की हत्या हुई और उसके बाद जो पूरा घटनाक्रम चला उसमें सोनिया गांधी को लाने का काफी प्रयास हुए, वो नहीं आई। फिर हम लोगों ने देखा कि किस तरह से सीताराम केसरी का भी पूरा वो युग आया और किस प्रकार की स्थितियां बनी, फिर सोनिया गांधी का प्रवेश हुआ। तो एक तरह से कहीं ये चीज इन सब मामलों से स्पष्ट है कि गांधी परिवार एक तरह से कांग्रेस को गोंद के रूप में जोड़ के रखती है। यही कारण है कि आप प्रवक्ता जो है कहीं न कहीं वो अभी भी खुल के यही चीज कह रहे हैं कि कोई जो भी अगला अध्यक्ष बनेगा उसे 3 में से कोई अगला अध्यक्ष बनेगा। इसी स्थिति में पार्टी में सोनिया गांधी ने ये चीजें स्पष्ट की कि अभी फुल टाइम अध्यक्ष के रूप में जब तक अगला आपको पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं मिलता है, वो भूमिका मैं ही निर्वहन कर रही हूँ। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि आपको विपक्ष की भूमिका का बहुत ही कठोरता से निर्वहन करना पड़ेगा, क्योंकि प्रचंड बहुमत की एक सरकार है और अगर वो गलत निर्णय लेती है तो उसके स्वर आपको जनता के स्वर में अपने स्वर आपको मिलाने पड़ेंगे, क्योंकि देखिए लोकतंत्र में संतुलन इसी प्रकार से बनता है। अब जैसे कि अभी अवस्थी जी कह रहे थे ऑयल बॉन्ड को लेकर तमाम चीजें उन्होंने कह दी। देखिए ये सही था कि उसमें ऑयल बॉन्ड उसमें लिया गया, लगभग अगर उसके सारे हम लोग चार्जेस को जोड़ दे तो 3 से 4 लाख करोड़ वर्तमान सरकार को देने पड़ेंगे। लेकिन वर्तमान सरकार से कांग्रेस को यह पूछना चाहिए कि 2014 से 2020 तक में आपने ऑयल बॉन्ड से 21 लाख करोड़ रुपए आपने अर्जित किए हैं। तो आप जब तक सीधे तीखे सवाल सत्ता पक्ष से नहीं करेंगे तो फिर संतुलन की स्थितियां कैसे बनेंगी? बिल्कुल। आप अगर उसको लाभांश को घटा भी देते ऑयल बॉन्ड को, तब भी सरकार ने काफी ज्यादा लाभांश कमाया है। और उनके भी ये भी चीजें स्पष्ट है कि पिछले साल जब तेल के मूल्य काफी ज्यादा नीचे घट गए थे तो उस समय भी जो है कि जनता को तेल का लाभांश नहीं मिला था, लेकिन विपक्ष ने उस समय भी जोरदार आवाज उसके लिए नहीं उठाई थी। जी ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। राहुल जी मैं आपके पास अवस्थी जाना चाहूंगी। आप बहुत सी बातें कहना चाह रहे थे, लेकिन उससे पहले राहुल जी ने भी बहुत सी बातें खड़ी कर दी हैं।
मैं राहुल जी की बात को कहना चाहता हूं। पहले जो एक दिन के अंदर 7-8 किलोमीटर बड़ी मुश्किल में बनता था कि नेशनल हाईवे, वो आज 90 से 100 किलोमीटर पर डे बन रहा है। देश का विकास बहुत तेजी से हो रहा है। आप जो रोडें ये लोग बना बना के करप्शन करते थे, वो आजकल कंक्रीट की रोडें बन रही हैं, कोलताल की रोडें नहीं बन रही हैं। अब एक एक छोटी चीज है, पूरा देश का वैक्सीनेशन, ये सब लोग लगे रहे, राहुल गांधी जी से लेके और सुरजेवाला तक, कि ये कहीं से वैक्सीनेशन चालू ना हो जाए भारत का। और इन्होंने पहले ही स्तर पे बोला कि ये बीजेपी की वैक्सीन है और मना किया कि भारत में ये वैक्सीन नहीं लगनी चाहिए। उसके कारण हमारा वैक्सीनेशन का जो पहला 3 महीना है वो बहुत खराब गया। उसके बावजूद भी 100 करोड़ वैक्सीनेशन करके, लगभग अभी 97 करोड़ है, जो हमने करके एक पूरा का पूरा भारत को दिखा दिया कि भारत हर जगह पे सक्षम है। पहले यही पोलियो का ड्रॉप जब विश्व में आया था, उसके 20 साल बाद भारत में आया, पर आज यदि वो 16 अगस्त को अमेरिका में वैक्सीनेशन चालू हुआ, तो 20 दिन बाद भारत में वैक्सीनेशन चालू हो गया। आज वहां पर इतना परसेंटेज, एक दिन में 2.5 करोड़ हम लोगों ने लगा के दिखा दिया कि जितनी कई कंट्रीज के पॉपुलेशन नहीं है वो हम एक दिन में लगा सकते हैं। और वाली साहब को प्रवक्ता है, मेरे को मालूम है उनको मजबूरी होगा ऐसा बोलना। लेकिन अवस्थी साहब, कल जो हंगर इंडेक्स 2021 आया है उस पर भी 2 बातें आप कह ही दें आज। तो फिर देखिए, ये जो हंगर स्ट्राइक आया है ना मैम, आज प्रधानमंत्री गरीब योजना के तहत 1 लाख करोड़ लोगों को पिछले 4-5 महीने में भोजन लगातार दिया जा रहा है। इसका जो रिजल्ट है, एक भी आदमी भूखा नहीं रहने दे रहे हम लोग। जहां जहां पे जो सुविधा हो सकती है वो दिया जा रहा है। और मैं बार बार कहता हूं, 1 लाख करोड़ कोई छोटा मोटा चीज नहीं है। उसके बावजूद भी 2 साल भारत के अच्छे नहीं गए। आपको भी मालूम है, कोविड के कारण देश अच्छा नहीं रहा। आज ये नहीं होता तो हम कहीं और होते। फिर भी भारत की विश्व में जो इमेज बनी है, जो 70 सालों में ये बना नहीं पाए, और एक एक चीज पे हमें करना हो, चाहे डिफेंस के लिए आज प्रधानमंत्री ने 16 फैक्ट्रियां आत्मनिर्भर भारत बनाया। गलत बता रहे हैं आपकी बातों को तो वाली साहब बिल्कुल गलत बता रहे हैं आपकी बातों को। बिल्कुल गलत। हमें दीजिए, आप समय दीजिए हमें। 70 सालों में वो नीचे चले गए जी, अभी भी हमें समय दीजिए। गलत, बिल्कुल गलत। मैं आ रही हूँ वाली साहब आपके पास। अवस्थी साहब, खाली पेगासस के मॉडल के ऊपर तब इन्होंने महंगाई क्यों नहीं पूछी, तब ये तेल को क्यों नहीं पूछ रहे थे, पेगासस मॉडल क्यों लेके क्यों अड़े हुए थे? क्योंकि ये रॉन्ग विपक्ष है, इनको बुद्धि नहीं है। और इनको जो लीड करने वाले लोग हैं, जब तक भारत में ये लोग लीड करेंगे, भाजपा को कोई नहीं हरा सकता। ये मैं कहना चाहता हूं बाली साहब, खुले दिल से सोचो और कांग्रेस को एक नया लीडर दो। राहुल बाबा से कुछ नहीं होगा। ठीक है अवस्थी साहब, लेकिन आपकी तमाम बातों को और ये जो भुखमरी पर आपने बात कही है, इसको बिल्कुल ही गलत बता रहे हैं बाली साहब। मैं उन्हीं से जान लेती हूँ। बाली साहब, देखिए, ये कहते हैं कि 70 सालों में राज किया, हमने कुछ नहीं किया। मैंने तो इनसे 7 बातें पूछी थी, वही इन्होंने नहीं बताई। अब जो माननीय बैठे हुए हैं, माननीय जो पत्रकार साहब बैठे हैं, उन्होंने खुद ही आपको बता दी सारी बातें। स्टेटों के हक आपने नहीं दिए, काम आपने कोई नहीं किया। बातें बहुत बड़ी बड़ी चीज आपके सामने है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री क्या करते हैं, और ये प्रवक्ता है, ये क्या करते हैं। हमने 7 साल में या 56 साल में क्या किया, ये दुनिया जानती है। आपने क्या काम किया, तभी तो आपकी जी मानियो, मेरी रिक्वेस्ट है, आप मानियो मेरी बात सुनिए, पहले आपकी बात आराम से सुनिए, मेरी बात सुनिए। साहब ने 7 साल में क्या किया, हिंदुस्तान को कहाँ लाके खड़ा कर दिया आपने। आपने ये कहा विदेशों में हमारी छवि बहुत अच्छी है। अभी अमेरिका ने आपको क्या कहा, प्रधानमंत्री जी के खड़े होते हुए शर्म हमें भी आई कि हमारा भी तो प्रधानमंत्री है देश का, वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट उन्होंने क्या कहा, आपके प्रधानमंत्री ने क्या कहा, यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा। आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, आने से पहले पूरा जो आप विचार बोलते हैं उसको ध्यान से पढ़ो, देखो कि हमारे देश के गूगल पे क्या कहते हैं प्रधानमंत्री जी को। मुझे शर्म आ रही है कहते हैं, क्योंकि मैं भी हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तान का निवासी हूँ। प्रधानमंत्री जी से कैसी बात करते हैं लोग। इसलिए हमें ये मत बताइए और हमें ये भी मत बताइए कि
देखिए हम तो मजबूरी से बोल रहे हैं, बिल्कुल राजनीति से बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के हैं, कांग्रेस पार्टी के ही रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ये बात भुखमरी। गोविंदर जी एक ही बात कहूंगा, अच्छा एक मिनट, एक ही बात कहूंगा मैं। अवस्थी जी एक मिनट, आपने हिंदुस्तान के बारे में भुखमरी में बात कही, आपने वैक्सीन के बारे में बात कही, बड़ी अच्छी बात है, प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन, मगर दूसरी ने इधर से कान पकड़ा या इधर से पकड़ा, बात तो एक ही है। हिंदुस्तान के अंदर महंगाई कितनी कर दी आपने, जो मूल सुविधाओं की चीजें थी उनको आपने बढ़ा दिया। आप ये देखिए काम ये खराब काम चला गया। मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, ये गरीबों का विषय है। आप ये देखिए पेट्रोल गरीबों का विषय है। आप ये एक मिनट अवस्थी जी सुन लीजिए, अवस्थी जी क्षमता रखिए सुनने की। अब आपने वैक्सीन तो लगा दी, ठीक है, मुफ्त में लगा दी, ठीक है, अब ये कहते हैं हिंदुस्तान, मगर आपने हिंदुस्तान के अंदर क्या कर दिया आपने? हर चीज की महंगाई आज कहाँ चली गई आप बताइए। 60 रुपए डीजल था, आज 110 रुपए पेट्रोल हो गया, आप बताइए, और डीजल 90 रुपए हो गया है, 95 रुपए, 60 रुपए था हमारे जमाने में, आप बताइए कहाँ। एक ऑयल आप ये देखिए तेल तक होगा 200 रुपए की बोतल, जो हर गरीब आदमी के पास उसको चाहिए, आज चला गया। आप ये बताइए, बाकी चीजें तो छोड़ ही दीजिए, दालें हैं, चावल है, जो बाकी गरीबों की चीजें हैं। ये आप और हम तय नहीं करेंगे, जनता तय करेगी चुनाव में, जनता तय करेगी चुनाव में। अवश्य नहीं, और यदि हमने अच्छा काम नहीं किया है, जनता हमको नहीं दिखाएगी। जनता ने दिखा दिया है दरवाजा बाहर का, पूरे देश में से खत्म हो गया। आपको जनता दिखाएगी, 30 स्टेट बचे हैं, खाली 3 स्टेट बचे हैं। अब क्यों नहीं, पूरे 3 स्टेट बचे खाली आपके पास, और जनता ही सबका न्याय लेती है। यदि मेरा अच्छा काम नहीं होगा तो जनता हमको भी बताएगी। हटा दीजिए, जनता के साथ हम अच्छा नहीं करेंगे। आपकी क्या हालत है, आप सबको देखिए और हमको बताइए, बस हम जैसा काम कर रहे हैं जनता को मालूम है। और एक चीज कह रहा हूँ, ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में यदि जनता के भलाई का काम नहीं होगा, भलाई का काम नहीं होगा तो जनता वोट नहीं देगी। और आपके साथ यही हो चुका है। अभी 3 महीने पहले, आपको तो एक सीट भी नहीं मिली, 4 राज्यों से हम बिल्कुल खत्म हो गए। वाली साहब समझो, ये जनता है, सब देखती है, सब जानती है, आपके बोलने से कुछ नहीं होगा। आज जैसे हम से लखनऊ जाते हैं तो कैसी रोडें हमको मालूम, कैसी रोडें हमको मालूम है। नहीं, आपका एक नारा था कांग्रेस मुक्त कर देंगे, कांग्रेस मुक्त हो गया भारत है। आप बताइए, आप मुक्त कर पाए भारत? कितने करप्शन किए भाई, 4 सेक्टर में आधी कांग्रेस चल रही है। एक भी करप्शन बता दो, 7 सालों में एक भी करप्शन बता दो। और आपके राज्यों में हर दिन एक करप्शन होता था। आज जनता को किस तरीके से मुंह दिखाओगे आप? अरे और उसके बाद यहाँ बैठे बातें कर रहे हो आप? नहीं, ये देश है, ये देश है, और देश की जनता आपको देखती है और देखती रहेगी। जब तक आप शून्य नहीं हो जाओगे। झूठ बोलिए, कितना चल जाएगा, झूठ नहीं ज्यादा है, झूठ जनता मत नहीं बोलिए। सुनती। अब आपका झूठ चलने वाला नहीं है, बिल्कुल ये सही है। आप बताइए ना, कौन सी योजना में 1 रुपए का भी और जनता बीजेपी को भी देख रही है, जनता आप दोनों को देख रही है सर। देखिए, जनता तो आप दोनों को देख रही है, और जनता आगामी विधानसभा चुनावों में और लोकसभा चुनावों में जवाब भी देगी कि किस तरीके की स्थितियां हैं। क्योंकि देखिए, पॉलिटिकल एक्सपर्ट जो हमारे साथ राहुल जी जुड़े, उन्होंने भी अवस्थी साहब एक ही बात कही कि उत्तराखंड में वो थे, उन्होंने एक ही बात कही कि वहां पर भी जनता जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज चल रही है। क्योंकि उन्होंने एक ही बात कही कि जनता जो है वो बीजेपी से नाराज इसलिए चल रही है क्योंकि बीजेपी ने मात्र उनको सीएम बदले हैं, उनके लिए उनके विकास कार्य कहाँ हुए हैं। देखिए, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, हमने वहाँ पे सीएम बदला, गुजरात में भी सीएम बदला, और वहाँ के सीएम बदलने के कुछ कारण थे, और उसमें भी किसी भी सीएम को जब हटाया उसने कोई विरोध नहीं किया। कांग्रेस का वो पार्टी छोड़ देता है और दूसरी पार्टी के नेताओं से मिलने लगता है। अरे भाई, कांग्रेस में जो भी यदि किसी को चीफ मिनिस्टर बना दिया जाएगा तो वो चीफ मिनिस्टर के लिए काम करेगा, तो प्रवक्ता बना दिया जाएगा तो प्रवक्ता के लिए काम करेगा। हम पद के काम लिए काम नहीं करते, और इसीलिए जो भी सक्षम तय करता है, हमारे यहाँ कमेटियां हैं, वो लोग जो तय करते हैं उसकी काम होता है। और उत्तराखंड में भी हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आने वाला समय हमको बताएगा।
दोबारा कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल नकारते हैं आपको सिरे से। कोई अच्छा काम आप नहीं कर रहे हैं। तो आपने आसाम में देख लिया, आपने आसाम में देख लीजिए, आपने कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। देख लिया। बिल्कुल हम तो ये मुद्रा नीचे गिर गई है, रुपया नीचे आ गया है, पेट्रोल जो है डीजल महंगा हो गया है। आप कहते हैं आप अच्छा काम कर रहे हैं, पता नहीं क्या अच्छा काम कर रहे हो आप। सर अभी क्या अच्छा काम कर रहे हो, कोई काम तो दिलाओ। वाली साहब एक ही भविष्यवाणी करूंगा कि आज शाम को जब CWC की मीटिंग हो और भगवान न करे आपस में झगड़ा हो जाए और नारेबाजी हो जाए, नहीं होगा झगड़ा। ये बीजेपी थोड़ी है कि झगड़ा हो जाएगा। कोई अरे नहीं कहीं चोट वोट न लग जाए, इसका ध्यान रखिएगा। आप ध्यान रखिए, आपको चोट ना लग जाए, आप ध्यान रखिएगा। जाते ही नहीं होगा। कहीं सोनिया जी फिर आ गई दोबारा, राहुल जी आ गए तो आपको चोट लग जाएगी। सर राहुल जी गए कब थे, सोनिया जी गई कब थी? ये कांग्रेस तो चोट लग जाएगी आपको। राहुल जी सोनिया जी ही हमें किसी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कांग्रेस आएगी दोबारा, ये ध्यान रखिएगा। हमको ये थोड़ी कह रहे हैं साहब। अवस्थी साहब ठीक है, इस तो में हमें से बाहर निकलते हैं, लेकिन देखिए बाली साहब ये तो बात सही है कि कांग्रेस में अभी कुछ मंथन की जरूरत है, ये आप भी जानते हैं, क्योंकि अभी विपक्ष की जो भूमिका में है वो और ज्यादा सक्रिय होनी चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात को आगे बढ़ा देता हूँ। आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, मगर थोड़ा सा समय लगता है। एक समुद्र है, उसको ठीक करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। उसी है बड़ी बड़ी पार्टी, इनकी पार्टी में बाहर नहीं आ रही, हमें तो मालूम है इनकी पार्टी में क्या हो रहा है। बिल्कुल वाली साहब, बिल्कुल ठीक है। मैं माफी के साथ रोकना चाहूंगी आपको, वक्त और इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ राहुल जी भी जुड़े, उनका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन वाकई आज जिस तरीके से मंथन हो रहा है, अब देखना होगा कि ये मंथन क्या कांग्रेस की नैया आगामी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में पार लगा पाता है या नहीं।